हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे और लेक्चर को कंटिन्यूसली देख रहे होंगे। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर लिखना ज़रूरी है ताकि आपको आगे के लेक्चर समझ में आते रहें। हमारा यही पैटर्न है, हम लगातार क्वेश्चन पर डिस्कशन करते रहते हैं ताकि आपको एक सॉर्ट ऑफ आइडिया लगे कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ 99% कि आपको इन सवालों के अलावा बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी सवाल अलग से देखने को नहीं मिलेगा। मैं काफ़ी डीप लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो, क्योंकि नोट्स जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया नहीं रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैंने इनको इस टाइप से डिज़ाइन किया है कि आप इजीली कम समय में ज़्यादा फ़ायदा ले सको। तो चलिए आज के अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे प्रत्युष ने क्या किया, यहाँ पर एक सल्फर का ले लिया, ठीक है, सल्फर का चूर्ण ले लिया और उसे गर्म किया, जैसे यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है। इस परख नली को उल्टा करके गैस को इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये बर्नर है, यहाँ आग लगा दी, यहाँ पे ये सल्फर का पाउडर है। अब जैसे ये गर्म होगा, यहाँ पर ये परख नली में इस गैस को इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात है, गैस एकत्रित कर लिया तो इस गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पर और आर्द्र लिटमस। याद रखिए, सल्फर को हमने गर्म किया, सल्फर एक ए धातु है, तो ये आपका ए धातु का क्या बन गया, एक ऑक्साइड बन गया। और ए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे अम्लीय प्रकृतिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे सूखे लिटमस पत्थर पर SO2 पर कोई क्रिया नहीं होगी। मेन रीज़न है क्योंकि जब तक लिटमस पेपर में हाइड्रोजन आयन नहीं निकलेंगे या OH- नहीं निकलेंगे उसका कलर चेंज नहीं होगा। जबकि आर्द्र लिटमस पर यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर जो नीला है वो लाल रंग का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि SO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है। इसके लिए अभिक्रिया के लिए आपको समीकरण भी पूछा है, तो आप याद लिख सकते हो। जैसे सल्फर और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड फिर वापस यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया करेगी, या तो हाइड्रोजन सल्फाइड आपको बना लेगा, ठीक है ना। दोबारा अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सल्फर को गर्म किया तो एक गैस निकली, इस गैस को आपने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में आपने दो काम किए। एक तो पहले सूखे लिटमस पेपर पर देखा कि क्या हो रहा है, फिर आपने आर्द्र लिटमस पर देखा। तो सूखे लिटमस पर जब आपने चेक किया तो उस पर कोई अभिक्रिया नहीं हुई, उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं आया, ठीक है ना। अब क्यों नहीं आया? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई सूखा लिटमस इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि उसको अभिक्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, अगर आर्द्र लिटमस पे करोगे तो इसका जो नीला रंग है वो लाल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एक अम्लीय ऑक्साइड है और अम्ल नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। फिर पूछा कि इसका समीकरण दो। एक तो जब जलाया तब, तो यहाँ पे जलाने पर जो एस और यहाँ पे सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। और फिर जब इसमें पानी डालोगे, जल जो आधा लिटमस लोगे, तो ये बनेगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO3, ठीक है ना। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है। तो आप लिख सकते हो आसानी से। यहाँ पर हम जानते हैं कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 11 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं, जैसे पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन आपको सबसे बाहर वाली कक्षा में मिलेगा, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन में जो होते हैं टोटल, वो आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका अगर आप बनाना चाहो तो पहले में हो जाएगा 2 और दूसरे में हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे ये 8 नहीं आएगा, ठीक है ना। दोबारा बता रहा हूँ, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, यानी उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी, जिसमें पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में आपको 12 नंबर पर इसका एटॉमिक नंबर मिलेगा, यानी बाहर वाली कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और उससे बीच वाली में 8 और उससे पहले वाली में 2, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये हमारी बात होगी, चलो आगे की तरफ अपन चलते हैं। उसके बाद में आ रहा है कि इनसे आप NO2 का बनना और MgO का बनना दिखाइए। तो याद रखिए ये आपको आसान है, ठीक है ना। देखो NO2 कैसे बनेगा, हम जानते हैं कि सोडियम के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में कितने, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। हमें पता है कि सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो अपने बाह्यतम कोष्ठ को पूरा भरने का प्रयास करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको बाहर 8 इलेक्ट्रॉन करने, तो 1 के बजाय 7 लेना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यानी इस पर प्लस का आपको मिलेगा 1। ठीक है, अब हमें Na2O बनाना है, तो ऑक्सीजन की भी बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन हमें पता है यहाँ पे 8 करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब ये 2 ले सकता है, यानी इसके ऊपर आ जाएगा आपका -2। अब देखिए, अब हमें इन दोनों से बनाना है, ठीक है ना। तो एक ऑक्सीजन को 2 की ज़रूरत है, जबकि एक सोडियम केवल अकेला ही दे सकता है। तो यहाँ पे 2 सोडियम आएंगे और ये एक सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये साझेदारी के साथ में बनेगा, यानी सोडियम तो 2 आ जाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 आ जाएगा और आपका Na2O बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा Na2O का बनना। उसके बाद में आता है MgO का बनना दिखाई। तो देखिए, MgO के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। उसके साथ साथ में ऑक्सीजन के पास में इसको 2 की ज़रूरत है, यानी एक अकेला मैग्नीशियम 2 दे रहा है और ऑक्सीजन को 2 की ही आवश्यकता है, तो अकेला मैग्नीशियम इस अकेले ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर सकता है और आपका MgO बना लेता है। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। तो ये था हमारे इलेक्ट्रॉनों के आधार पर MgO और Na2O का बनना। नेक्स्ट आता है इसी तरीके का क्वेश्चन है कि आप इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार पर NaCl और MgCl2 बनाकर दिखाइए। ठीक है ना, अब ज़रा बात को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और ये आपका बनेगा Na2। उसके बाद में यहाँ पे क्लोरीन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है और अपना अष्टक पूरा कर लिया। यानी सोडियम 1 दे रहा है, यानी कि +1 दिखा रहा है, और आपका क्लोरीन है वो -1 ले रहा है, यानी 1 ले रहा है मतलब माइनस। तो अकेला ही सोडियम अकेले ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बना सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा MgCl2 का बनना। अभी हमने चर्चा की है कि मैग्नीशियम +2 करता है, यानी 2 दे सकता है, ठीक है, जबकि एक क्लोरीन केवल 1 ही लेता है, यानी ये 2 देने के लिए इसको 2 क्लोरीन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाया कि एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो फॉर्म क्या करेगा, MgCl2 बनाएगा। ठीक है ना, तो ये था हमारे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर शेष संयोजक बंधों का बनना। अब जैसे इसी सवाल में पूछा है कि बताओ इन यौगिकों में कौन कौन से आयन है। ठीक है ना, तो इन यौगिकों में कौन कौन से आयन है इसके ऊपर बात करते हैं। तो याद रखना, जैसे Na2O है, इसमें एक तो सोडियम का धनायन है और आपका ऑक्सीजन का ऋणायन है। साथ साथ में MgO है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का धनायन है और ऑक्सीजन का ऋणायन। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने बात की है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर जो है आपके विशेष संयोजक बंध बनते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साइनिंग ऑफ।